हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ वर्ल्ड। दोस्तों, मेरा BSSC का काउंसलिंग था 16 दिसंबर 2021 को और आज है 17 दिसंबर और मैं आज अपने घर आ चुका हूं गांव में। तो आने के बाद सोचा कि चलो एक वीडियो बना दूं। बहुत सारे स्टूडेंट को अभी भी कन्फ्यूज़न है कि क्या ले रहा है डॉक्यूमेंट में, क्या नहीं ले रहा है। ख़ास करके जिनको पहले से रेलवे में जॉब कर रहे हैं जो या कहीं भी जॉब कर रहे हैं, उनको बहुत सारा कन्फ्यूज़न है कि NOC के बारे में। तो मैं इस वीडियो में NOC के बारे में भी पूरी जानकारी देने वाला हूँ। NOC का क्या हो रहा है, NOC मांग रहा है, नहीं मांग रहा है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मेरा काउंसलिंग जो था 2 बजे से था, 2 बजे दिन से। तो हम लोगों को लाइन में लगा दिया, 11:30 बजे के आसपास में लाइन में खड़ा कर दिया गेट के पास। और हम लोग का एंट्री स्टार्ट हुआ लगभग में 2:30 बजे से। एंट्री लगभग 2 घंटा हम लोग लाइन में लगे रहे। उसके बाद 2:30 बजे से अंदर एंट्री स्टार्ट किया। 2 लाइन लगा हुआ था गेट के पास में, 2 तरफ से 2 लाइन आया हुआ था और दोनों लाइन से लगभग 20 कैंडिडेट को एंट्री दे रहा था एक बार में। लगभग 40 कैंडिडेट का एंट्री एक बार में हो रहा था। जैसे ही आप गेट के अंदर जाएंगे, उसके बाद लगभग में 5 काउंटर बना हुआ था और 5 काउंटर पर स्टाफ बैठे हुए थे। और उनको क्या करना है आपको कि जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड है मेंस का, वो उनको दिखाना है। वो एडमिट कार्ड देखेंगे आपका और वो आपको बता देंगे कि आपको बायोमेट्रिक के लिए कितने नंबर टेबल पे जाना है। वो आपको एडमिट कार्ड पे टेबल नंबर लिख देंगे, ठीक है, और वेरीफाई कर लेंगे कि हाँ, आपका रोल नंबर उनके लिस्ट के साथ मैच हो रहा है। तो उसके बाद वहाँ पे काम हो जाने के बाद आप जैसे ही वहाँ से निकलेंगे तो थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद आपको दिखेगा लाइन से कतार में कुर्सी में एक पोस्टर लगा हुआ मिलेगा। टेबल नंबर 1, बायोमेट्रिक टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 3, टेबल नंबर 4, टेबल नंबर 5, इस करके टेबल नंबर 20 शायद टेबल नंबर 14 तक था बायोमेट्रिक के लिए। तो वहाँ पर जो आपको जो टेबल नंबर लिख के दिया गया है, उस टेबल नंबर के सामने जो एक दरी जैसा बिछा हुआ मिलेगा, उस दरी के सामने आपको बैठ जाना है, ठीक है। और थोड़ा देर 5-10 मिनट बैठने के बाद ऊपर से फर्स्ट फ्लोर पर बायोमेट्रिक होता है। तो फर्स्ट फ्लोर से आवाज़ आएगा कि आपको टेबल नंबर 6 के सभी स्टूडेंट को भेज दीजिए। मेरा टेबल नंबर 6 पे था, तो टेबल नंबर 6 के सभी स्टूडेंट को भेज दीजिए। तो टेबल नंबर 6 का जितना भी स्टूडेंट है सब उठ करके, जो भी 8, 10, 12 जो भी स्टूडेंट लाइन में लगा हुआ है, बैठा हुआ है, वो सब जाएगा ऊपर। और फर्स्ट फ्लोर पे जाने के बाद जो आपका टेबल नंबर, मेरा जो टेबल नंबर 6 था, तो उस टेबल नंबर 6 पर जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। अगर टेबल नंबर 6 पे पहले से कोई बायोमेट्रिक करवा रहा है तो आपको वेट करना है वहाँ पर। और जैसे ही उसका हो जाएगा आपको जा कर के बैठना है वहाँ पर। टेबल के सामने बेंच लगा हुआ रहेगा, उस बेंच पे बैठना है। और जो बायोमेट्रिक कर रहे हैं स्टाफ, जो बोलेंगे, कैमरा के सामने जाना है, थंब देना है, तो वहाँ पर आपको 2 बार थंब लिया जाएगा। एक बार आपका थंब प्री के साथ मैच किया जाएगा, एक बार आपका थंब मेंस के साथ मैच किया जाएगा। 2 बार थंब लिया जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए वहाँ पर आपका थंब मैच नहीं हो पा रहा है किसी कारण, बस पसीना चला हुआ है या हाथ गंदा है या कोई भी कारण हो सकता है, थंब मैच नहीं हो रहा है, तो आपको पूरा सपोर्ट किया जाता है वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि 1-2 बार मैच नहीं किया तो भगा देगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको हाथ धोने के लिए बोलेगा, नींबू रगड़ के हाथ धोने के लिए, साबुन लगा के, जैसे भी करके आपको थंब मैच कराएगा। बहुत बार कराएगा, 15 से 20 बार भी मैच कराता है। अगर नहीं हुआ तो आप पर कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। तो वहाँ पर जैसे मान लीजिए बायोमेट्रिक आपका क्लियर हो गया, फ़ोटो मैच करेगा आपका प्री के फ़ोटो के साथ मेंस का फ़ोटो और काउंसलिंग का फ़ोटो, तीनों फ़ोटो भी मैच किया जाएगा और तीनों का थंब जो है बायोमेट्रिक भी मैच किया जाएगा वहाँ पर। तो ये सब हो जाने के बाद आपको उस टेबल पे, जैसे मेरा 6 नंबर टेबल पे था, तो उस 6 नंबर टेबल से आपको अगले टेबल पे ट्रांसफ़र किया जाएगा। यानी कि आपका जो फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो उसके लिए आपको भेजा जाएगा। तो मेरा हॉल नंबर 2 में था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो वहाँ से हमको हॉल नंबर 2 में भेजा गया और हॉल नंबर 2 में मेरा टेबल नंबर 12 था। 12 नंबर टेबल पे मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था। तो हम गए वहाँ पर। उसके बाद कुछ लोग थे आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे थे, तो वहाँ पे जाके हम भी लाइन में लग गए। मेरा भी आधे घंटे के बाद नंबर आया। उसके बाद बैठने के बाद आपको जो तीनों प्रपत्र है, अलग अलग जो बनाए हुए हैं, PDF तैयार किए हुए हैं, सब अभिप्रमाणित, तो तीनों को वो मांगेंगे, उनको दे देना है आपको।
उसके बाद जो फॉर्म फिलअप किए थे प्री के समय, तो वो फॉर्म वो रखे रहते हैं, आपने किस में येस किया, किस में नो किया, सब कुछ उनके पास रहता है। जिसमें आपने येस किया है वो डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा, आपका मैट्रिक का अंक पत्र और सर्टिफिकेट, 12th का अंक पत्र और सर्टिफिकेट, उसके बाद कंप्यूटर अगर कोई कोर्स का है तो उसका सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, और उसके बाद नॉन क्रीमी लेयर भी मांगा जाएगा, और आवासीय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ठीक है, ये सब आपको वहाँ पर वेरीफाई किया जाएगा। जो भी आपका जेरोक्स है उसके साथ ओरिजिनल का वेरीफाई किया जाएगा, और ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है वहाँ पर। उसके बाद देखिए, जैसे मान लीजिए आपका 1 साल से ज़्यादा पुराना है अगर नॉन क्रीमी लेयर, तो आपको जो शपथ पत्र भरते हैं तो फॉर्म 18, तो फॉर्म 18B में भी आपको जो साइन करते हैं नीचे, उसमें आपको डेट मारना है नीचे, साइन के नीचे, ठीक है, हर जगह डेट मारने के लिए उसमें बोला जाता है। कोई टेबल, जैसे मेरा टेबल 12 नंबर था, तो मेरे टेबल का, सभी टेबल का थोड़ा थोड़ा अलग रूल होता है। जैसे मेरे टेबल का रूल था कि पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा करके तब पेन ड्राइव देना है, लेकिन सभी टेबल पर पहले पेन ड्राइव दे करके तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जा रहा था। तो आप उसे अपने हिसाब से उसको कर लेंगे, जैसा बोला जाएगा वैसा। अब देखिए, अब एक बात फंसता है कि नॉन क्रीमी लेयर का क्या करना है। जैसे मान लीजिए आपका नॉन क्रीमी लेयर नया नहीं है, नया है, पुराना वाला नहीं है, तो अगर आपका कोई जाति प्रमाण पत्र पुराना वाला आपके पास रखा हुआ है तो जाति प्रमाण पत्र भी आप ले जाइए ओरिजिनल, ठीक है, और नॉन क्रीमी लेयर नया वाला ले जाइए, और साथ में आप एक शपथ जो फॉर्म 18 है उसको भी भर करके ले जाइए। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपका कोई रिमार्क नहीं आता है। जैसे मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई रिमार्क नहीं आया, कुछ रिमार्क में मतलब कुछ फॉल्ट नहीं मिला उसको, सब कुछ ओके था, ठीक है। और जैसे नॉन क्रीमी लेयर पुराना है तो ठीक ही है, नया अगर नया वाला है तो आप पुराना जाति प्रमाण पत्र है तो वो ले जाइए। और वहाँ पर अगर आपका अभी जैसे कैटेगरी चेंज हो चुका है, मान लीजिए पहले BC में थे अब MBC हो गए हैं, तो वो रिमार्क में डालेगा कि पहले 2014 में ये BC थे, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र आपका BC का रहेगा, BC थे लेकिन अभी MBC हो गए हैं, ऐसा वो लिख देगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपका कोई भी जाति आवास कुछ भी नया पुराना सब चलता है, कोई दिक्कत वो नहीं कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम NOC पर, क्योंकि आपको पता है कि मैं रेलवे एम्प्लॉय हूँ और NOC का क्या लफड़ा है मैं आपको अभी डिटेल में बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, मुझे भी पहले नहीं पता था कि NOC ले रहा है नहीं ले रहा है, मुझे भी बहुत डर था कि NOC के लिए क्या बोलेगा, क्योंकि जो प्रपत्र 1 है उसमें मैंने सरकारी सेवक में हाँ किया है, तो ऐसा मेरा मानना था कि सरकारी सेवक में हाँ करने पर शायद वो NOC का डिमांड करे। लेकिन दोस्तों अंदर में ऐसा कुछ था नहीं। सरकारी सेवक अगर आप हैं रेलवे में या सेंट्रल गवर्नमेंट में कहीं भी आप सरकारी सेवक हैं तो आपको NOC की आवश्यकता नहीं पड़ती है अभी। अगर आप बिहार सरकार में एम्प्लॉय हैं तो आपको NOC का डिमांड किया जाएगा। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं तो आपको कोई NOC का डिमांड उसमें नहीं किया जा रहा है। आप हाँ भरिए ना भरिए उससे उसको कोई मतलब नहीं है। आप अगर स्टेट गवर्नमेंट में हैं तभी आपको NOC से उसको मतलब है, ठीक है। तो इसमें डरने का कोई बात नहीं है। मैं भी कन्फ्यूज़न में था, इसलिए NOC के लिए अप्लाई कर दिया था और उसके रिसीविंग में लेकर के आया था, लेकिन उसका कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ा। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं तो आपको NOC का कोई ज़रूरत नहीं है अभी, लेकिन आपके ज्वाइनिंग के समय में वो मांगा जाएगा रेजिग्नेशन। अगर आप रिज़ाइन करके आ रहे हैं तो रेजिग्नेशन मांगा जाएगा। और अभी आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप हाँ कर दीजिए। नहीं करने से कोई मतलब ही, नहीं करने से भी कोई देखने वाला नहीं है, हाँ करने से भी कभी कोई देखने वाला नहीं है। अगर आप अभी नहीं करते हैं तो मान लीजिए उस टाइम ज्वाइनिंग के समय में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो सकता है कि आपने उस टाइम में नहीं क्यों किया। अगर आप सरकारी सेवक हैं, रेजिग्नेशन दे रहे हैं, आपका NPS ट्रांसफ़र करना पड़ रहा है, तो आपने हाँ कर देने में ज़्यादा बेस्ट है। अभी आप लोग ज़रूर हाँ कर दीजिएगा। और एक खुशखबरी और है कि लगभग बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो फर्जीवाड़ा में पकड़ा रहे हैं, ठीक है। बायोमेट्रिक में वो पकड़ में आ जा रहे हैं और लगभग 2 दिन का काउंसलिंग हुआ है, 15 तारीख और 16 तारीख। तो दोनों दिन काउंसलिंग मिला के 300 प्लस स्टूडेंट अनुपस्थित हो गए हैं, आए ही नहीं है काउंसलिंग में। और 100 यानी कि पहला दिन में 61, दूसरे दिन में 38 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फर्जीवाड़ा में पकड़ाए, यानी कि लगभग 2 दिन में 400 कैंडिडेट बाहर हो चुके हैं। तो समझ सकते हैं 10 दिन में 2000 कैंडिडेट तो आराम से बाहर हो जाएगा।
ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। तो सेकंड लिस्ट आने का भी पूरी उम्मीद है, ठीक है। और इसमें जो लिस्ट में है उनका तो कोई डर ही नहीं है, 100% है कि उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिला है, अगर आपको अच्छा लगा है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और आज मैं जा रहा हूँ फिर से ड्यूटी पे, रेलवे में हूँ, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।